हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस वीडियो में हम रिवीजन बेसिस पे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर की। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। मतलब ये एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है। ये अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। और इनकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टी देखो अम्ल की, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। मैं एक चीज इसके लिए याद रखता था, अनील। ये ट्रिक है इसको याद रखने की। अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट करेगा। अनील याद रख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा कि अम्ल अगर नीले को लाल में कन्वर्ट कर रहा है तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीले में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये इसकी ट्रिक है। ये मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई है इसकी, इसको याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अम्ल नीले को लाल में करता है या लाल को नीले में करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड क्या होती है? अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यहीं से बन जाता है कि एसिड की 3 प्रॉपर्टीज लिखिए। तो अपन क्या लिखेंगे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं, और अम्ल जलीय विलयन में मतलब पानी में डालने पे H+ आयन देते हैं। अब अम्लों के प्रकार देख लेते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? प्रबल अम्ल होता है एक दुर्बल अम्ल होता है, एक सांद्र अम्ल होता है और एक तनु अम्ल होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। प्रबल अम्ल मतलब, प्रबल अम्ल कौन से हुए? जो जिनकी पीएच कम होती है, मतलब नियर अराउंड 1, 2, 3 तक, मतलब ये होते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है। पीएच क्या करती है? वेरी करती है 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14। तो जैसे जैसे अपन इधर बढ़ते जाते हैं अम्लीय प्रवृत्ति कम होती जाती है। 7 होता है उदासीन होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। और 7 के बाद में जैसे 14 की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्षारीय प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। तो प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl, H2SO4 और HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3। ठीक है, ये 3 होते हैं प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। और लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये तीनों क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। और सांद्र अम्ल कौन कौन से होते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसको सांद्र अम्ल बोलते हैं। दो तो क्या हो गए? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, और ये दोनों होते हैं, एक सांद्र अम्ल होता है, एक तन्नु अम्ल होता है। सांद्र अम्ल में तो क्या होता है कि पानी की मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। और तन्नु अम्ल में क्या होता है? तन्नु मतलब उसको तन्नुकृत कर दिया, मतलब उसमें पानी ज्यादा डाल दिया। तो इसमें अम्ल की मात्रा तो कम होती है और पानी की मात्रा क्या होता है? ज्यादा होती है। तो समझ में आ गया होगा, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। याद रखना है, सांद्र अम्ल में अम्ल ज्यादा होता है, पानी कम होता है, और तनु अम्ल में पानी ज्यादा होता है, अम्ल कम होता है। अब देखो क्षारक क्या होते हैं। क्षारक मतलब बेस। अम्ल एसिड को बोलते हैं। तो क्षारक, अम्ल तो क्या होते थे? स्वाद में कड़वे होते थे। अब क्षारक की प्रॉपर्टी देखो, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, ये अम्ल तो खट्टे होते थे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। मैं आपको क्या ट्रिक बताया था? अनील। ठीक है, अम्ल नीले को लाल में बदल देगा, क्षार क्या करेगा? लाल को नीले में बदल देता है। तो आपको ये याद रखना है अनील हमेशा, कभी आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अम्ल कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? अनील याद रखोगे तो अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह क्षार लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। और क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई है क्षार की। सेम अम्ल की तरह इनमें भी देखेंगे प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक और क्षार और लवण। ठीक है, तो देखो प्रबल क्षारक क्या कौन कौन से होते हैं? NaOH, जिनकी pH 14 की तरफ होती है, मतलब 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 के बाद में इधर जाते हैं तो क्षारक
की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो 14, 12, 13, 14 ये वाले होते हैं प्रबल क्षारक, जिनकी pH 12, 13, 14 होती है, प्रबल क्षारक होते हैं। दुर्बल क्षारक कौन सा होता है? NH4OH। ये आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे। प्रबल क्षारक में KOH है, CaOH है, ठीक है। क्षार क्या होते हैं? अब देखो, क्षारक अलग चीज होते हैं, क्षार अलग चीज होता है। क्षार देखो क्या होता है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। मतलब जो क्षारक जल में घुल सकता हो, ठीक है। किसी क्षारक को जल में डालेंगे, अगर वो घुल गया है तो उसको अपन क्षार बोल सकते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH जल में घुलता है, KOH जल में घुलता है, MgOH जल में घुलता है। लवण देख लेते हैं। लवण क्या होता है? अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अगर अपन किसी भी एसिड की और क्षारक की अभिक्रिया करवाएंगे आपस में, तो लवण प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया दुर्बल क्षारक, दुर्बल और प्रबल क्षारक, क्षार और लवण। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अपन देखेंगे सूचक क्या होते हैं, मतलब इंडिकेटर्स, ठीक है। सूचक, तो सूचक दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, ठीक है। सूचक क्या होता है? सूचक मतलब इस एक विलयन अपन लेते हैं, मान लेते हैं, तो इस विलयन में ये अम्ल है, इसकी प्रवृत्ति, इस विलयन की प्रवृत्ति अम्लीय है या क्षारीय है, ये प्रवृत्ति अपन को कौन बताते हैं? सूचक बताते हैं, ठीक है। सूचक यानी इंडिकेटर। वो और कैसे बताते हैं वो सूचक? मतलब अम्ल या क्षार में जाने से वो या तो अपनी गंध को चेंज कर लेंगे या फिर रंग को चेंज कर लेंगे। रंग या गंध को चेंज कर लेते हैं अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जाने पे, जिससे अपन को पता लग जाएगा। मान लेते हैं किसी सूचक को अपन अम्लीय माध्यम में डालते हैं, तो वो सूचक अपना रंग चेंज कर देगा या तो ये अपनी सुगंध चेंज कर देगा, जिससे अपन को पता लग जाएगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। सूचक क्या होता है ये अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे सूचक के प्रकार। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार है। मतलब वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन को अपने सिलेबस में कुछ ही प्रकार के सूचक है, तो अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्राकृतिक संसूचक, नेचुरल इंडिकेटर। मतलब वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। मतलब प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस पत्थर, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? या तो ये पूछ लेगा कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो और प्रकार अपन सूचक के आगे देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्राकृतिक सूचक की परिभाषा लिखो और एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करो। तो अपन क्या लिखेंगे? वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस हो गया, हल्दी हो गई, चाइना रोज, लाल गोभी। मतलब पेड़ पौधों वगैरह से प्राप्त होते हैं, उनको प्राकृतिक संसूचक बोलते हैं, ठीक है। तो लिटमस, हल्दी, चाइना रोज और लाल गोभी ये प्राकृतिक संसूचक होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे लिटमस क्या होता है, ठीक है। ये है प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण। ये प्राकृतिक सूचक के प्रकार पढ़ेंगे अपन थोड़े। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। तो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। तो लिटमस खुद का रंग तो कैसा होता है? ये बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थेलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन रहा है, लिटमस क्या होता है? यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो अपन को क्या लिखना है? लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थेलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग क्या होता है? बैंगनी होता है। जब लिटमस का विलियन ना क्षारीय हो और ना अम्लीय हो, तब लिटमस का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लिटमस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थेलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। लिटमस के बारे में अभी अपन ने देखा है। अब अपन किसके बारे में देखेंगे? लिटमस पत्र क्या होता है? अपन लिटमस पत्र के बारे में देखेंगे। अब लिटमस पत्र 2 रंगों का होता है, नीला और लाल। लिटमस पत्र कितने रंगों का होता है? 2 रंगों का होता है, नीला और लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको?
अनिल आप दिमाग में रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल में कर देगा। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देता है, जबकि क्षार क्षार इसका उल्टा करेगा। अम्ल नीले को लाल में कर रहा है तो क्षार क्षार क्या करेगा, लाल को नीले में कर देगा, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अपन ने लिटमस पत्र के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया है। अब अपन हल्दी के बारे में पढ़ेंगे। हल्दी भी क्या होता है, ये भी प्राकृतिक संसूचक ही है, एक प्राकृतिक सूचक ही है। अब हल्दी के बारे में पढ़ते हैं। हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीला रंग का होता है। हल्दी का रंग तो हमें पता ही है कि वो पीला रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन मतलब क्षारीय प्रकृति, साबुन क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो साबुन से धोते हैं तो यह दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। ठीक है, तो ये मतलब हल्दी अगर सफेद शर्ट पे मान लो कभी गिर जाती है और उसे साबुन से धोते हैं, तो साबुन क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो साबुन से धोने पे क्या होता है, यह जो धब्बा होता है पीला धब्बा, उसको लाल भूरा लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षार के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। अम्ल के साथ अगर हल्दी को अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर क्षार के साथ में इसको डालते हैं तो भूरा लाल हो जाएगा। यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हल्दी के बारे में बताइए, ये प्राकृतिक संसूचक है या कृत्रिम। तो अपन बोलेंगे कि ये प्राकृतिक संसूचक है, इसका रंग पीला होता है और यह क्षारीय प्रकृति में डालने पे यह अपने रंग को क्या भूरा लाल कर देता है। क्षारक के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है, अम्ल के साथ इसका रंग में कोई भी चेंज नहीं आता है। हम पढ़ेंगे संश्लेषित संसूचक के बारे में। तो ये वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है। और फिनोक्तलीन भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है संश्लेषित संसूचक का। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने प्राकृतिक संसूचक पढ़ा, ये संश्लेषित संसूचक पढ़ लिया है अपन ने अभी। अब अपन पढ़ेंगे गंधीय संसूचक। ठीक है, प्राकृतिक पढ़ लिया, संश्लेषित पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे गंधीय संसूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय संसूचक कहा जाता है। मतलब अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अगर इनको रखते हैं गंधीय संसूचक को, तो ये क्या करते हैं, इनकी गंध चेंज हो जाती है। अम्लीय में रखा, मान लो गंधीय संसूचक को अम्लीय में रखा तो इसकी गंध चेंज हो जाएगी अलग तरह की, और अगर क्षारकीय में रखते हैं तो वो अलग तरह की आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये गंधीय संसूचक होते हैं जैसे वेनिला, प्याज एवं लौंग। प्याज और लौंग और वेनिला को अम्लीय माध्यम या क्षारकीय माध्यम में रखते हैं तो ये अपनी क्या कर देते हैं, ये अपनी गंध को चेंज कर देते हैं, जिससे अपन को पता लग जाएगा कि माध्यम अम्लीय है या क्षारकीय है। अम्लीय माध्यम में अलग चेंज करेगा और क्षारकीय माध्यम में अलग चेंज करेगा। तो अपन पता कर लेंगे कि ये जो विलियन अपन को गिवन है, माध्यम जो गिवन है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। अब अपन पढ़ेंगे सार्वत्रिक संसूचक के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इनके बारे में देखते हैं क्या है। सार्वत्रिक संसूचक मतलब सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोक्तलीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उसकी प्रबलता की माप भी कर सकते हैं अपन। तो सार्वत्रिक अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है, लिटमस हो गया, ठीक है, ये जो प्राकृतिक होते हैं वो संश्लेषित होते हैं, गंधीय होते हैं। ठीक है, इनसे तो क्या अपन ऐसे पता लग सकते हैं कि जो माध्यम है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, ये सब चीजें अपन पता लगाया जा सकता है, या फिर क्षारकीय के बारे में अपन पता लगा सकते हैं कि ये क्षारक है या अम्ल है। ठीक है, लेकिन जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं, ठीक है, सार्वत्रिक सूचक क्या करते हैं, ये अम्ल और क्षारक की प्रकृति तो बताते ही हैं, उसके साथ में उसकी प्रबलता की माप भी बता देते हैं, जैसे ये प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ऐसा प्रकृति भी बता देगा अम्ल और क्षारक के साथ साथ में। ठीक है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, क्षारक, दुर्बल क्षारक, ये सब भी सार्वत्रिक सूचक बता देता है। ये क्यों बता देता है, क्योंकि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। जैसे
लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन तो क्या कर देते हैं, सूचकों के उपयोग से केवल विलयन के अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, लेकिन सार्वत्रिक सूचक से अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता का माप भी कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। इनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ अगर अपन करवाते हैं, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ अगर अपन कराते हैं तो अम्ल प्लस धातु मिलके क्या देगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। HCl प्रबल अम्ल है, जिंक धातु है, इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये ZnCl2 बन जाता है और H2 गैस देता है। तो ये रासायनिक गुण हुआ कि अम्ल के साथ अगर धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो वो लवण और हाइड्रोजन देता है। और क्षारक क्या करता है, क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया कराने पे लवण और हाइड्रोजन गैस ही देता है। ZnOH NaOH ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na2ZnO2 बनता है, सोडियम जिंकेट, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Na2ZnO2 ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। और H2 गैस क्या होती है, यहाँ से भी निकलती है। तो अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पे लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये आपको एक लाइन याद रखनी है। इस पूरी ये जो टॉपिक है इसका समरी इतना ही है कि अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पे लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब अपन देखते हैं पोप टेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पोप टेस्ट क्या होता है, समझाइए। तो हाइड्रोजन गैस से निहित, एक तो क्या होता है, एक तो होता है रहित। रहित मतलब कि उसमें वो चीज नहीं है, और निहित मतलब कि उसमें वो चीज है। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली, मतलब प्रखनली में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। मान लो कोई जगह पे हाइड्रोजन है या नहीं है, तो अपन कैसे चेक करेंगे कि उस जगह पे हाइड्रोजन है या नहीं है। तो अपन जलती हुई मोमबत्ती उस हाइड्रोजन गैस जहाँ पे है वहां पे ले जाएंगे। अगर पॉप की ध्वनि आती है, साउंड आता है पॉप का, पॉप पॉप ऐसे, मतलब जो साउंड आती है एक, वो आती है अगर, तो हाइड्रोजन गैस वहां पे उपस्थित है, और अगर नहीं आती है तो हाइड्रोजन गैस उपस्थित नहीं है। ये होता है पॉप टेस्ट। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया देखेंगे अब अपन अम्ल और क्षार के साथ। तो अम्ल के साथ अगर कराते हैं धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, ठीक है, तो क्या बनेगा, लवण प्लस CO2 गैस प्लस जल बन जाएगा। ठीक है, 2HCl ये अम्ल हो गया और Na2CO3 ये धातु कार्बोनेट हो गया। तो इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो NaCl लवण बनेगा धातु और आयन अम्ल का। NaCl ये तो लवण हो गया एकवास में, CO2 गैस बनेगा और H2O बनेगा, जल बनेगा। और अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, लवण प्लस CO2 प्लस जल बनेगा। सेम टू सेम बनेगा, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ करवा लो या धातु बाइकार्बोनेट के साथ में करवा लो। तो यहाँ पे देखो HCl बन रहा है, HCl की अभिक्रिया करा रहे हैं किसके, NaHCO3 धातु बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका नाम NaHCO3 का। तो NaCl बन रहा है, लवण बना ये CO2 गैस बन रही है और ये H2O लिक्विड बन रहा है। ठीक है गाइस। और क्षारक के साथ में धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो अम्ल के साथ तो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करके लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाते हैं, लेकिन क्षारक क्या करते हैं, क्षारक के साथ में धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो ये आपको चीज याद रखनी है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एक। किसी जगह पे CO2 गैस है या नहीं है उसकी जांच के लिए भी एक टेस्ट होता है। तो देखो वो टेस्ट कैसे करते हैं, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पे पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, मतलब उत्पादित अपन किसी भी रिएक्शन में CO2 गैस डालते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे CO2 गैस है या नहीं है उसके लिए अपन वो क्या करेंगे, एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट के द्वारा अपन पता करेंगे। तो उस टेस्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी में डाला जाता है,
चूने का पानी क्या होता है, ये CaOH, इसको बोलते हैं चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी भी इसको बोलते हैं। तो चूने के पानी में प्रवाहित करने पे इसका कलर कैसा, पानी का कलर कैसा होता है, दूधिया हो जाता है, पानी दूधिया हो जाता है। ये रिएक्शन होती है वो CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 गैस प्रवाहित करने पे सफेद अवक्षेप बनता है, मतलब दूधिया अवक्षेप बन जाता है CaCO3 का, और हाइड्रोजन लिक्विड मतलब पानी बनता है। और अधिक मात्रा में अगर CO2 प्रवाहित करते हैं, ठीक है, CaCO3 में H2O प्लस CO2, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित की जाती है, तो देखो कौन सी रिएक्शन होती है और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, CaHCO3 2 बनता है, और जो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। कम CO2 प्रवाहित करने पे तो सफेद अवक्षेप बनता है, मतलब ये जल में घुलनशील नहीं होता, ये सिर्फ पेंदे में जाके जमा हो जाएगा। और अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पे क्या होता है, CaHCO3 2 बनता है, जो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। अब अपन देखें अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। परस्पर अभिक्रिया का मतलब क्या है कि अम्ल और क्षारक की अपन आपस में अभिक्रिया करवाएंगे। तो अम्ल की अगर क्षारक के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। अम्ल प्लस क्षारक की, अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे अपन। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्या बोल रहा है कि मान लो अम्ल का प्रभाव है, वो तो क्या कौन खत्म कर देगा, ये क्षार है, मान लो क्षारक है यहाँ पे और ये अम्ल है, तो इस अम्ल का प्रभाव तो क्षारक आके खत्म कर देगा, और इस क्षारक का प्रभाव कौन कर देगा, ये अम्ल जाके खत्म कर देगा। तो दोनों न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए, क्योंकि दोनों का प्रभाव खत्म हो गया। तो इस प्रकार की रिएक्शन में क्या क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो ये होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण प्लस जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल द्वारा समझाइए। तो आपको ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा, फिर ये उदाहरण लिख देंगे। NaOH जो क्या होता है, ये है क्षारक। HCl ये क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो HCl तो क्या कर देगा, NaOH का प्रभाव खत्म कर देगा, NaOH क्या कर देगा, HCl का प्रभाव खत्म कर देगा, अम्ल का प्रभाव खत्म कर देगा, तो लवण बनेगा NaCl। ठीक है, देखो अभिक्रिया कैसे होती है, यहाँ ये पानी में टूटेगा Na प्लस और क्या बन जाएगा OH माइनस, और यहाँ पे ये टूटने में क्या बनेगा H प्लस और Cl माइनस। तो इधर वाला प्लस तो क्या करता है, माइनस पे अटैक कर देता है, और ये प्लस क्या करेगा, माइनस पे अटैक कर देगा। तो NaCl ये तो लवण बन गया, और OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बन जाएगा, H2O, पानी का निर्माण होता है। ये होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ये भी नहीं है कि सारे अम्ल मिलके ही मतलब उदासीन लवण बना दे या उदासीनीकरण अभिक्रिया शो कर दे सारे प्रबल अम्ल और दुर्बल जितने भी हैं। तो देखो बता देता हूँ कि कौन कौन सा, जब प्रबल अम्ल, सबसे पहले देखते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जब प्रबल क्षारक के साथ में अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाता है, उदासीन लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, और दूसरा चीज दुर्बल अम्ल जब दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब भी उदासीन लवण बनता है और जल बनता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दिखा रहा है। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक के साथ या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दिखाता है और उदासीन लवण बनता है और साथ में जल बनता है। जब प्रबल क्षार है, मान लो क्षार ज्यादा प्रबल है और दुर्बल नहीं, प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, ठीक है, तो दुर्बल क्षारक अम्ल के प्रभाव को पूरा तो नष्ट नहीं कर पाएगा, अम्ल जरूर क्षारक के प्रभाव को पूरा नष्ट कर देगा और फिर भी अम्ल बच जाएगा, तो लवण जो बनेगा वो क्या बनेगा, अम्लीय लवण बचेगा। जो प्रबल होगा उसका लवण क्या बनेगा, उसी का लवण बनेगा, तो अम्लीय लवण बनेगा और जल बन रहा है। यहाँ देखो दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, तो क्षारक अम्ल के प्रभाव को तो नष्ट कर देगा और उसके बाद में क्षारक बच जाएगा क्योंकि क्षारक प्रबल है, तो क्षारीय लवण बनेगा और जल बन जाएगा साथ में। तो
मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ मिलके अम्लीय लवण बनाता है, दुर्बल अम्ल परबल क्षारक के साथ मिलके क्षारीय लवण बनाता है, परबल अम्ल परबल क्षारक के साथ मिलके उदासीन लवण बनाता है, जल बनता है, और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भी उदासीन लवण बनाता है। अब अपन देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, मतलब धातु के ऑक्साइड, ठीक है, मतलब जैसे कैल्शियम धातु है तो कैल्शियम का ऑक्साइड CaO, ठीक है, ऐसे अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, मतलब धातु के ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलके क्या लवण प्लस जल बनाते हैं। ज्यादातर केसेस में तो लवण प्लस जल ही बनता है, ठीक है। तो देखो CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, अम्ल के साथ मिलके क्या बना रहा है CaCl2 बना रहा है। इस मतलब आयन के साथ में प्लस वाला आयन माइनस वाले आयन के साथ में जुड़ जाएगा और CaCl2 प्लस क्या बनाता है जल बनाता है। ये 2 बार यहाँ पे CaCl2 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जल बन जाएगा H2O, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड बना इधर, तो कैल्शियम क्लोराइड के बनने से ये जो विलयन बनता है इधर, ठीक है, वो विलयन क्या हो जाएगा, विलयन का रंग नीला हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो अभिक्रिया लिखो जिसमें विलयन का नीला रंग हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड के बनने से। तो अपन को ये अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं ना उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय होती है। तभी तो देखो क्षार प्लस अम्ल मिलके क्या बना लिया, लवण प्लस जल बना लिया, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्योंकि इसका अपन रीजन क्या देंगे, धात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है, समझाइए। तो अपन को क्या लिखना होगा, धात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। धातु भी तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या लवण और जल ही बनाते हैं। उदाहरण देख लो, CuO की HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CaCl2 प्लस जल बन जाएगा, MgO की कराएंगे तो MgCl2 प्लस जल बन जाएगा। इस तरीके से अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ में अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। धात्विक ऑक्साइडों की देख लिए अम्ल के साथ। अब देखते हैं अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, अम्लीय होती है, और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया होगी, मतलब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो लवण प्लस जल बनेगा। तो देखो अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार लवण और जल बनाता है अभिक्रिया करके, तो CO2, ठीक है, प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये है अधात्विक ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ में अभिक्रिया करा दी इसकी, ठीक है। ये CaOH होल ट्वाइस की क्षार है और ये CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। कार्बन है, अधातु है, तो उसका ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड। तो CaCO3 बना, लवण बना और ये जल बन जाता है। तो अधात्विक ऑक्साइडों की क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है क्योंकि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्या अम्लीय होती है। अब अपन देखेंगे अम्ल और क्षारकों में असमानताएं, मतलब डिफरेंस क्या क्या होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये होता है कि अम्ल H प्लस आयन देते हैं और क्षारक क्या करते हैं, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट मेन डिफरेंस तो यही है कि अम्ल H प्लस आयन देता है और क्षारक क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। तो जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। तनुकृत करना किसको बोलते हैं, जब मान लो इस बीकर में अम्ल है, इसमें जब अपन पानी डाल रहे हैं तो ये तनुकृत होता जाएगा। जब कोई अम्ल या क्षारक में जल मिलाया जाता है, अम्ल में भी या क्षारक में भी जल मिलाते हैं तो ये तनुकृत होता जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता, अम्ल की तो आयन कौन सा H3O प्लस बन जाएगा पानी मिलाने से, और जल में क्षारक का कौन सा OH माइनस में प्रति इकाई आयतन की कमी आती है। मतलब जितना अपन पानी डालेंगे उसकी उसी तरीके से उसकी सांद्रता भी कम होती जाती है। तो अम्ल में अम्ल H प्लस आयन देते हैं, क्षारक OH माइनस आयन देते हैं, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पे ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। अब देखेंगे क्षार तथा अम्ल की प्रबलता।
किससे अपन उसकी प्रबलता बढ़ती है वो अपन देखें। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस क्षारक तो कौन सा आयन उत्पन्न करता है OH माइनस, और अम्ल कौन सा करता है H प्लस। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। मान लो किसी विलयन में H प्लस आयन की संख्या बढ़ रही है। मान लो इस विलयन में H प्लस आयन है 2 और एक दूसरा विलयन है इसमें H प्लस आयन है 4। ठीक है, ये फर्स्ट विलयन है और ये सेकंड विलयन है। तो कौन से मतलब अम्ल की प्रबलता किस में ज्यादा होगी? सेकंड वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा है, आयनों की संख्या ज्यादा है। ऐसे ही OH माइनस है। OH माइनस मान लो इसमें 2 आयन है और दूसरे विलयन में OH माइनस के 4 आयन है, तो इस क्षार की प्रबलता ज्यादा होगी किसमें? इसमें OH माइनस ज्यादा है। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन और OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब एक यंत्र होता है जिससे अपन इनकी प्रबलता को ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक होता है एक, जिसके द्वारा अम्ल और क्षारक की प्रबलता को हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी पीछे अपन ने देखा है कि सार्वभौम सूचक से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो सार्वभौम सूचक क्या होते हैं वो अभी अपन देख लेते हैं। सार्वभौम सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। यह सूचक किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन आयन की जितनी सांद्रता होगी उसी हिसाब से रंगों में प्रदर्शित करते हैं, विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। सार्वभौम सूचक कोई पूछता नहीं है, फिर भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि सार्वभौम सूचक क्या होते हैं। अब अपन देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, जल की उपस्थिति में अम्ल क्या H प्लस आयन व्युत्पन्न करते हैं, और H प्लस आयन H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जल मिलाने पे हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। कैसे? H प्लस और जल होता है तो यह अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं? H3O प्लस आयन बना लेते हैं। तो जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन व्युत्पन्न करते हैं, लेकिन वो पानी में पाए किस रूप में पाए जाते हैं? H3O प्लस के रूप में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि अम्ल कौन से आयन व्युत्पन्न करते हैं और जल की उपस्थिति में वो कौन से आयन के रूप में रहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं, H3O प्लस के रूप में रहते हैं, H प्लस आयन व्युत्पन्न करते हैं। तो ये देखो अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है, H प्लस प्लस H2O H3O प्लस बनाता है, और HCl प्लस H2O, तो ये Cl माइनस आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये H प्लस इस H2O के साथ मिलकर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक इस तरह से रहते हैं। अम्ल को देख लिया, अम्ल जलीय विलयन में कैसे रहता है। अब देखते हैं क्षारक के बारे में। जल की उपस्थिति में क्षारक क्या करते हैं? OH माइनस आयन व्युत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक OH माइनस आयन व्युत्पन्न करते हैं। जैसे ये NaOH है, H2O में अगर इसको डालेंगे तो ये Na प्लस आयन अलग रह जाएगा और ये OH माइनस अलग हो जाएगा। MgOH2 इसको अगर पानी में डालते हैं तो Mg2 प्लस बनाता है और OH माइनस बनाता है। तो अम्ल तो जलीय विलयन में H प्लस आयन व्युत्पन्न करता है, लेकिन वो पानी में हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, H3O प्लस आयन के रूप में रहता है। क्षारक क्या करते हैं? क्षारक जल में OH माइनस आयन व्युत्पन्न करते हैं और वो OH माइनस के रूप में ही रहते हैं। अब देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये अपन को पता है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्षार कहते हैं। सभी क्षार तो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। समझिए इसको कि क्षारक होता है एक तो, और जो जल में घुलते हैं उनको बोलते हैं क्षार। तो जो जल में घुल रहे हैं वो भी तो क्षारक है, लेकिन जो क्षारक है वो क्षार थोड़ी है सारे। वही क्षारक तो क्षार है जो जल में घुलते हैं, जो जल में नहीं घुलते हैं वो क्षार नहीं होते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो क्षार है वो तो सारे क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, लेकिन जो सारे क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए।
और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो कभी भी जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो अपन को सावधानी बरतनी चाहिए, और हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल और क्षार में मिलाते हैं। वो भी अपन देखेंगे कि क्यों जल के अंदर क्षार और अम्ल को, मतलब अम्ल और क्षार के अंदर जल को क्यों नहीं मिलाते हैं। और अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते समय इसे लगातार हिलाना भी चाहिए, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस होती है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलता है। ये देखो डायग्राम से अपन को क्या समझ आ रहा है कि अम्ल के अंदर अपन जल नहीं डालेंगे, कभी भी अम्ल के अंदर जल नहीं डालना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी ना कि अपन जल भी सकते हैं। जल के अंदर धीरे धीरे अम्ल डालते हैं तो, और उसको हिलाते रहेंगे। ये प्रोसेस अपन को करना चाहिए, ये प्रोसेस अपन को कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी तक अपन ने पढ़ा है कि अम्ल के अंदर जल नहीं मिलाते हैं। अब देखते हैं कि क्यों नहीं मिलाते हैं। जब सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, मतलब वाष्प बन के बाहर आ सकता है, तथा आप जल भी सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। खुद सोचो कि अम्ल में अगर अपन जल मिलाएंगे तो कितनी ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। जब अपन जल के अंदर ही अम्ल मिलाते हैं तभी बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो अगर अपन अम्ल में मिलाएंगे जल तो अब तो बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। तो ये अम्ल है वो क्या बनेगा, जो अपन पानी डालेंगे वो वाष्प बन के बाहर निकलेगा, तो अपन जल भी सकते हैं उससे। और स्टीम से अपन कितना ज़्यादा, वाष्प से अपन कितना ज़्यादा जलते हैं ये अपन को पता है। और पानी के अंदर डालने पे अम्ल, तभी भी इसको लगातार हिलाना पड़ता है, क्योंकि तभी भी ऊष्मा बाहर निकलती है काफ़ी ज़्यादा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होता है जब जल को अम्ल में डालते हैं। तो अपन को ये 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, कि मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, जिससे अपन को हानि भी हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट अपन को लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जल को अम्ल में क्यों नहीं डालते हैं। मतलब ऐसा भी बन सकता है कि क्यों हमेशा जल के अंदर अम्ल डालते हैं, अम्ल के अंदर जल नहीं डालते हैं, क्यों, समझाइए। तो अपन को ये 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो, किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। pH स्केल में P है पुषांश, ठीक है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। शक्ति, ठीक है। अगर pH = 7 है, 7 के इक्वल pH है, तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। pH 7 से कम है, अगर pH 7 से कम है तो जो विलयन होगा वो अम्लीय विलयन होगा। और pH अगर 7 से ज़्यादा है, ये वाला साइन किसका है, ज़्यादा का होता है। pH अगर 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय विलयन होता है। pH 7 के इक्वल है तो उदासीन विलयन, pH 7 से कम है तो अम्लीय विलयन, और pH 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय विलयन। यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब अपन देखेंगे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं कैसे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। तो देखते हैं, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH प्रास के बीच में कार्य करता है। वर्षा के जल की pH का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। हमारा शरीर कौन सी pH प्रास के बीच में काम करता है, 7.0 से, मतलब 7 से 7.8 pH के बराबर, मतलब उदासीन से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब क्षारीय टाइप का सा होता है, ठीक है। वर्षा के जल की pH का मान 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब देखते हैं मिट्टी का pH। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट
पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ डालते हैं, जैसे यूरिया और खाद वगैरह डालते हैं ना। उससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, अम्लीय ज़्यादा हो जाता है, तब कुछ डालते हैं जिससे वो पीएच परास के बीच में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, क्षारीय ज़्यादा हो जाता है तो दूसरी चीज़ डालनी पड़ती है जिससे क्या अम्ल हो जाता है। अगर अम्लीय हो जाते हैं तो क्षार डालना पड़ता है, और क्षारीय हो जाता है तो अम्ल डालना पड़ता है। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अब देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा उदर, स्टोमच, हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेट में दर्द व जलन का अनुभव भी होता है। हमारा पेट क्या करता है, अम्ल उत्पन्न करता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है, जिसको अपन जठराग्नि बोलते हैं ना, जठराग्नि बोलते हैं ना, कि खाना खाते हैं तब अग्नि जलती है। वो अग्नि और कुछ नहीं, अम्ल होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अम्ल ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है तो अपने पेट में दर्द और जलन भी अनुभव होने लगता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये एंटासिड होते हैं इस प्रकार के। तो क्या होता है, हमारा जो पेट होता है वो अम्ल उत्पन्न करता है, जो क्या होता है, खाने को पचाता है। लेकिन कभी कभी अम्ल ज्यादा, अगर वो ज्यादा मात्रा में उत्पन्न कर देता है तो अपने पेट में जलन और दर्द होने लग जाता है। उस दर्द से मुक्त होने के लिए अपन एंटासिड लेनी पड़ती है, जो क्या होते हैं, वो क्षारक होते हैं, तो वो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जैसे एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब अपन देखते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कितने पीएच से कम होने पर दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। क्षारकीय दांत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अपन रोज रोज मंजन ब्रश क्यों करते हैं, ताकि जो भी अम्ल बनता है, पीएच का मान होता है, वो वापस उदासीन होता रहे। जैसे पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो अपन मंजन करते हैं, जिससे कि वो क्षार होता है, मंजन जो करते हैं अपन, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का होता है, तो वो अम्ल की मात्रा को वापस से कम कर देता है। अब देखते हैं अपन पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा की। पशु और पौधे जो रसायन उत्पन्न करते हैं उनसे आत्मरक्षा कैसे करते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, ठीक है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग से बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। जहां भी मक्खी ने डंक मारा वहां पे अगर अपन बेकिंग सोडा लगा देंगे तो आराम मिलेगा। क्यों आराम मिलेगा, क्योंकि अम्ल जो डंक होता है वो क्या होता है, अम्ल छोड़ता है। तो अपने अम्ल ज्यादा हो जाएगा तो जलन होगी अपन को। अब जलन में अगर अपन क्षार डाल देंगे तो वो क्षारक डाल देंगे तो वो क्या कर देगा, अम्ल और क्षार मिलके उदासीन हो जाएंगे। तो उस वजह से अपन को क्या मिलेगा, अपन को राहत मिलेगी। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। नेटल एक पौधा होता है जिसके डंक, उसके बाल होते हैं, वो डंक होते हैं, वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। तो पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, और इसका मतलब आराम कैसे मिलेगा, बेकिंग सोडा लगाने पे। और नेटल के डंक कौन सा अम्ल छोड़ता है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। और आराम कैसे मिलता है, डोक के पौधे की पत्ती रगड़ के किया जाता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। अब देखते हैं अपन लवणों का पीएच। लवणों का पीएच अपन को कैसे पता लगेगा कि 7 से कम है, 7 से ज्यादा है, या कुछ और है। तो देखो परबल अम्ल होता है, ठीक है, परबल अम्ल परबल क्षारक के साथ मिलता है तो उदासीन लवण बनाता है। ठीक है, उदासीन लवण की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। एग्जाम्पल के लिए NaCl क्या है, एक उदासीन लवण है। परबल
प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ मिलेगा, तो देखो अम्ल क्या करेगा, दुर्बल क्षारक के प्रभाव को तो खत्म कर देगा, फिर भी अम्ल बच जाएगा, मतलब अम्लीय लवण बनाएगा। अम्लीय लवण है तो अम्ल की पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है, तो इसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए NH4Cl। प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के प्रभाव को तो कर देगा नष्ट, ठीक है, और क्षार बच जाएगा, क्षारक बच जाएगा, तो वो क्षारकीय लवण बना लेगा। तो क्षारक की पीएच क्या होती है, पीएच होती है इसकी 7 से ज्यादा, तो इसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए CH3COONA, ये एग्जाम्पल होता है, क्षारकीय लवण है ये, जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनते हैं, साधारण नमक से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण बनता है CaOCl2, बेकिंग सोडा बनता है NaHCO3, धोने का सोडा बनता है Na2CO3.10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3। छोटा क्वेश्चन दे सकता है 1 नंबर का, उसमें पूछ भी सकता है, आधे नंबर में पूछ सकता है फॉर्मूला। धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूँ आगे। ये क्रियाकलाप है, इसकी वजह से देखो मैं इसका यूज करके मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। सबसे पहले देखो अपन एक सेटअप बनाते हैं। इस सेटअप में देखो ये एक जार अपन लेते हैं, जिसके अंदर क्या पानी डाल दिया, नमक का घोल डाला, इसके अंदर एक एनोड लगा दिया और एक कैथोड की धातु लगा दी, ठीक है। अब बीच में एक झिल्ली लगा दी। अब जैसे अपन इसमें नमक का पानी डालेंगे, मतलब NaCl डाल दिया इसके अंदर, तो इधर क्या बनेगा, इधर Na प्लस आयन बनेगा, Na प्लस आयन बनेगा और Cl माइनस आयन बनेगा, ठीक है। और इधर क्या डाला है, NaOH डाला है, तो Na प्लस आयन बनेगा और OH माइनस आयन बनेगा। अब एनोड क्या होता है, एनोड तो पॉजिटिव होता है, कैथोड होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो विपरीत आयन होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये OH माइनस आयन बनेगा, प्लस नहीं बनेगा। तो देखो ये OH माइनस तो क्या करेगा, इधर प्लस है तो ये इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, OH माइनस तो इस साइड आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस है वो तो इधर रहेगा क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पर जो ये Na प्लस है, Na प्लस क्या करेगा, ये इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इधर ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा अपनी तरफ, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ करेगा आकर्षित। तो देखो इधर से H2 गैस निकलती है और इधर से Cl2 गैस निकलती है, ठीक है। इधर मार्गरीन खाद के लिए अमोनिया, और इधर जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC आदि इनको साफ रखने के लिए Cl2 गैस डाली जाती है। अब देखेंगे अपन कुछ लवण देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनका यूज भी देखेंगे, कैसे बनता है वो देखेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पे वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड व्युत्पन्न होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। ये रिएक्शन देख लीजिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया में ये रिएक्शन होती है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अपन अगर, तो NaOH में और Cl2 गैस बनेगा और H2 गैस बनेगा। तो एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, एनोड पे तो बनेगी Cl2 गैस, और कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, H2 गैस बनेगी, ठीक है। और कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है, कैथोड के पास में बनता है कौन सा, NaOH विलयन। तो ये सारी चीजें अपन को लिखनी पड़ेगी क्लोर क्षार प्रक्रिया में, ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये अपन लिख देंगे, एनोड पे Cl2 गैस, कैथोड पे H2 गैस और कैथोड के पास NaOH विलयन। तो अपने मार्क्स पूरे में से पूरे। टीचर की औकात नहीं है कि आपके नंबर कट कर ले अगर आप इतनी चीजें इसमें लिखते हैं तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देख लीजिए, जो H2 गैस बनता है इसके अंदर,
तो वो तो क्या ईंधन मार्गरीन के लिए उपयोग होता है। Cl2 गैस किस लिए यूज हो जाती है, Cl2 हो जाता है जल की स्वच्छता के लिए, पीवीसी के लिए, CFC के लिए, ठीक है। HCl होता है जो इस्पात की सफाई के लिए और औषधियां बनाने के उपयोग में होता है। NaOH का क्या करते हैं, धातु से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, ठीक है। Cl2 प्लस NaOH मिलके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है, जो किस काम में आता है, घरेलू विरंजन के, घर साफ करने के, वस्त्र विरंजन वस्त्र साफ करने के काम में आता है। तो सबका उपयोग मैंने बता दिया, जो भी इस रिएक्शन के अंदर बनता है H2Cl2 HCl NaOH और Cl2 प्लस NaOH की रिएक्शन से विरंजक चूर्ण बनता है। तो विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजन के काम आता है और वस्त्र विरंजन के काम में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद में अपन देखते हैं अब विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है शुष्क बुझे हुए चूने CaOH होल टू आइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, शुष्क बुझे हुए चूने पे CaOH होल टू आइस को क्या बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, इस पे क्लोरीन की क्रिया होने पे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। CaOH होल टू आइस प्लस Cl2, ये रिएक्शन होके क्या बनेगा, CaOCl2, ये क्या होता है, विरंजक चूर्ण। ये क्या है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण नाम है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विरंजक चूर्ण, और साथ में क्या बनता है, पानी बनता है, H2O बनता है। अब इसका उपयोग वगैरह देख लेते हैं, विरंजक चूर्ण के उपयोग देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण के क्या क्या उपयोग होते हैं, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए, वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन के जो कपड़े होते हैं उनको धोने के काम में आता है विरंजक चूर्ण। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के, लकड़ी को धोने के मज्जा होता है उसको धोने के काम में आता है, ठीक है। और तीसरा, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में भी काम में लिया जाता है। पीने वाले जल के जीवाणुओं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी CaOCl2 का मतलब विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरी चीज अपन देखते हैं बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, और ये दो चीजें अपन ने देख ली है। बेकिंग सोडा क्या काम आता है, देखो ये बनता कैसे, पहले तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस NH4Cl, इतनी सारी चीजें मिलके बनाता है बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा। यह एक दुर्बल असंचारक क्षारक है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, दुर्बल असंचारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 को अगर गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यह है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको गर्म करने पे Na2CO3 यह अभिक्रिया होती है, ये प्रोडक्ट बनता है, प्लस H2O प्लस CO2 भी बनता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग देख लीजिए क्या क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा पर टार्टरिक अम्ल, ठीक है, ये मिलाने पे, बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाने पे बेकिंग पाउडर बनता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है, इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि बेकिंग सोडा में जो CO2 गैस बनती है उसका उपयोग क्या क्या होता है, इसके कारण से पावरोटी या केक जो होता है ना, खमीर उठ जाता है, मतलब वो फूल जाता है, इसके कारण से ये मुलायम या स्पंजी हो जाता है। यह एक एंटासिड का एक घटक भी होता है ये NaHCO3, ठीक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब देखते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पे जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है, जल के अणुओं को त्याग के। यह सफेद चूर्ण जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। जिप्सम क्या होता है, ठोस होता है, जो प्लास्टर करने के भी काम आता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 से ही हाफ H2O मिलके CaSO4 डॉट 2H2O का निर्माण करता है, जो कि क्या होता है, जिप्सम। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। इसको वापस जल में डाल देते हैं अगर अपन, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर लेता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर करने के लिए करते हैं, ठीक है, प्लास्टर बांधने के लिए करते हैं। मतलब इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। लास्ट चीज है इस टॉपिक का, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल देखो क्या होता है, कैसे बनता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuO4.5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। तो देखो ये डॉट के बाद में जो H2O इकाई होते हैं उनके अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। Na2CO3.10H2O, तो यहाँ पे क्रिस्टलन के जल के अणु कितने हैं, 10 अणु हैं यहाँ पे। CaSO4.2H2O में क्रिस्टलन के जल के अणु कितने हैं, 2 हैं, ये वाले 2, ठीक है। यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद गाइस।